हाय नमस्ते ड्रीमर्स। आज तारीख है 8 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीन समझ लेते हैं कि कार्टून पर किस पर बात की जा रही है। देखिए ये है शिवराज सिंह चौहान। बेसिकली ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राइट नाउ इसमें एमपी में हो क्या रहा है कि पोर्टफोलियो के डिवीजन के रिगार्डिंग क्या चल रहा है, बहस चल रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो का शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस कार्टून में इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए हम ये पुलिस टेरर के रिगार्डिंग मीन पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग इस वाले आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इससे पहले भी कई आर्टिकल इस पर डिस्कस किए जा चुके हैं। ये केस वही है कि तमिलनाडु में दो पर्सन की, दो व्यापारियों की पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस में किस प्रकार के रिफॉर्म लेने चाहिए और पुलिस से कहाँ पर गलती हुई है और इस अपराध की निंदा की जा रही है। उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकेंड आर्टिकल की ओर। देखिए इस समय स्टैंड ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। मीन इंडिया और चाइना के बीच में गोलीबारी तो नहीं हुई, हथियारों का प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन झड़प हुई 15 जून में और 20 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे पिक्चर में राइटर कहते हैं कि हम एक ही एस्पेक्ट को देख रहे हैं, हमें अनदर एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि इसमें चाइना अगर सिप्री की अगर रिपोर्ट को अगर हम देखें तो सिप्री क्या है कि सिप्री स्टॉकहोम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के नहीं मतलब किसी कंट्री के हथियारों का पास कि किसी के पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं, किसके पास कितने बड़े बड़े तोप हैं, एयरक्राफ्ट हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि विध्वंसक न्यूक्लियर बम हो गया या दिस टाइप ऑफ थिंग कि किस कंट्री के पास कितना ज़्यादा है, वो इसी को मेजर करते हैं। तो सिप्री के अकॉर्डिंग कि 2019 में चाइना के पास 290 न्यूक्लियर बम थे या आर्सेनल थे। अभी 2020 में क्या हुआ कि अभी 320 के अप्रॉक्स है। कह रहे कि जो हिंड्रेंस क्रिएट करना होता है, क्योंकि अगर आप बेसिकली आप दुश्मन को ये बताना चाहते हो कि हमारे पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो चाइना अपनी इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। एक तरफ स्टैंड ऑफ है, हथियार नहीं चलाने हैं, लड़ाई नहीं करनी है, वॉर नहीं स्टार्ट करना है, बट स्टिल चाइना अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब बेसिकली उसने एक पूरी फोर्स भी बना कर रखी हुई है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास एक आर्म्ड फोर्सेस है जो बेसिकली मिसाइल फोर्स ही है। उनका काम ही होता है कि केवल मिसाइल को लॉन्च करना। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यूएसए को टैकल करने का है। अब यहाँ पे कुछ हथियारों के नाम भी दिए हुए हैं, वो उतना रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है कि इस समय चाइना कर क्या रहा है कि अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, वाइल जबकि जो दुनिया के जो सुपर पावर है रसिया और अमेरिका, इन दोनों के ऊपर प्रेशर क्या है पूरी दुनिया का कि अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ये डिक्रीज कर रहे हैं। इनके पास जितने न्यूक्लियर आर्सेनल या न्यूक्लियर हथियार हैं, कह रहे ये कर क्या रहे हैं, ये इसको कम कर रहे हैं। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसे अभी एक्सपेंड कर रहा है। चाइना अभी एक्सपेंशनिस्ट मोड में है। तो अब ये थ्रेट इंडिया के लिए क्रिएट होता है, क्योंकि अगर इंडिया के अगर न्यूक्लियर अगर हथियारों की बात करें, आर्सेनल्स की बात करें, तो इंडिया के पास हार्डली 150 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल्स या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आर्सेनल्स हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो स्लाइटली इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा है, उसके पास 160 है। मतलब अगर इंडिया अपने दो पड़ोसियों न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पड़ोसियों से घिरा हुआ है, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास भी ज्यादा है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिया के पास चाइना के पास भी है इंडिया से ज्यादा कैपेबिलिटी। हालांकि चाइना तो कंपीट करता है यूएसए से, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार देने की क्षमता है उसके पास, जबकि इंडिया की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है कि अग्नि 5 मिसाइल है, तो अग्नि 5 मिसाइल केवल 5,000 किलोमीटर तक केवल वो मार कर सकता है। लेकिन चाइना के पास क्या है कि अभी रिसेंट में उन्होंने जितने भी रिसर्च और जितने भी टेस्ट किए हैं, कह रहे हैं वो कि अमेरिका की बड़ी बड़ी सिटीज तक उनकी एक्सेस हो चुकी है कि अगर चाइना चाहे तो केवल अपनी ही जगह से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को
लॉन्च करे और मीन कहीं पर यूएसए की किसी भी सिटी पर भी वो अटैक कर सकता है। कि मीन चाइना ने बेसिकली किया क्या है कि रेंज को इंप्रूव कर लिया है, लेकिन चाइना के पास एक थ्रेड भी है। चाइना ये बात जानता है कि यूएसए के पास मल्टी लेयर का डिफेंस सिस्टम है, मतलब मिसाइल्स को रोकने की जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है अमेरिका की, कह रहे वो बहुत जबरदस्त है। कह रहे कि अगर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर चाइना लॉन्च भी करता है तो उस शील्ड को तोड़ पाना, क्योंकि मल्टी लेयर का उनके पास शील्ड होगा, केवल एक बैलिस्टिक मिसाइल या का वो डिफेंस सिस्टम नहीं है। जिस प्रकार से इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास आकाश है जो कि मिसाइलों को क्या करेगा, रोकेगा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी केवल 30 किलोमीटर तक है। रसिया के पास S-400 है, मतलब 400 किलोमीटर की दूरी पर ही मिसाइल को मार गिराएगा। तो उसी प्रकार अमेरिका के पास थाड़ है। तो थाड़ का काम क्या होता है कि अगर आपकी कंट्री पे किसी ने मिसाइल अटैक कर दिया तो मिसाइल को गिरने के पहले हवा में ही मार देना, बेसिकली डिफेंस सिस्टम का यही काम होता है। तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए चाइना अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को और अपने रेंज को और अपनी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए थ्रेड है। कह रहे इंडिया को भी कि उसी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंडिया को भी काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो उसका पड़ोसी ही है। और राइटर एक और बात बोलते हैं कि इंडिया के ज्यादातर सिटीज चाइना के रेंज में आते हैं, मतलब चाइना जब चाहे इंडिया के जिस सिटी पर चाहे उस सिटी पर अटैक कर सकता है। वाइल इंडिया के पास थोड़ी लिमिटेड कैपेबिलिटी है, मतलब 5000 किलोमीटर तक की रेंज तो है उसके पास, और चाइना बोलता है कि नहीं ये तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। बट जो वेरीफाइड है कि अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जाकर के मार कर सकती है। लेकिन इंडिया के पास लिमिटेशन है, चाइना के पास लिमिटेशन नहीं है। अब राइटर कहते हैं कि इंडिया को इन सभी डायमेंशन में सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारे पास है तो, बट हमें उसे इंप्रूव करना चाहिए और उसे मॉडर्नाइज करना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी देश कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि हमें न्यूक्लियर वॉर लड़ना है, बल्कि इसलिए कि हमें हिंड्रेंस क्रिएट करना है कि अगर दुश्मन को पता होगा कि हमारे पास ये मिसाइलें हैं तो हमारे ऊपर अटैक ही नहीं करेगा। हमें मिसाइल इसलिए बनानी है। हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल हम डिसएंगेजमेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। राइटर कहते हैं कि अच्छा मंडे में एक गुड न्यूज मिला हमें कि इंडिया और चाइना दोनों डिसएंगेजमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ किलोमीटर तक चाइना पीछे जाएगा, कुछ किलोमीटर तक इंडिया पीछे जाएगा। बट राइटर यहां पे सलाह देते हैं, कहते हैं कि ठीक है अभी इसमें वॉर पोस्टपोन जरूर हो गया है, लेकिन इंडिया को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो पेट्रोलिंग है अबे 14 पॉइंट की बात करेंगे। अबे 14 पॉइंट है क्या कि पेगोंग ले के पास कुछ फिंगर्स बने हुए हैं, तो उसमें 14 पॉइंट के पास इंडिया पेट्रोलिंग करता था। बट जब ये पूरा डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो चाइना का उस पर कब्जा होता है। तो राइटर कहते हैं कि इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि जब डिसएंगेजमेंट हो तो प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा नहीं कि बार बार से डिस्प्यूट उस पर क्रिएट होता रहे। और इंडिया के दो बड़े लीडर्स मीन मोदी के बीच में और जिनपिंग के बीच में, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई नहीं इस पूरे स्टेज के दौरान भी, मतलब पूरे 2 महीने तक टेंशन चलता रहा। लेकिन दोनों ही जो हाई लेवल के जो लीडरशिप थे करें उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। तो अब राइटर कहते हैं कि क्या पॉसिबल हो पाएगा, जिस प्रकार से वुहान की समिट हुआ था, ममलपुरम का समिट हुआ था, कि मीन एक इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुई थी जिनपिंग के बीच में और मोदी के बीच में, क्या ये चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। बट राइटर के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में समय लेना चाहिए, और हमारे जितने भी हथियार हैं कि 59 एप्लीकेशन को बंद करना, चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी टेंडर दिए गए हैं उसको बंद करना, और इवन चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना, कह रहे हैं क्या इंडिया को इसे कंटिन्यू रखना चाहिए कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि नहीं। तो ये राइटर ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अलर्ट रहने की और सावधान रहने की तरकीब भी बताते हैं। कहते हैं इंडिया को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि चाइना के ऊपर एक प्रेशर डेवलप किया जा सके। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग है। देखिए फिलीपींस साउथ चाइना सी का एक छोटा सा आइलैंड पर बेस्ड कंट्री है, ठीक है। अब फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनई हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब आसियान कंट्री का पार्ट है, और
आइलैंड के फॉर्म में है, मतलब कि इनकी लैंड बाउंड्री बहुत ही कम कंट्रीज से लगती हैं, तो इनके पास जो मेजर रिसोर्स है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन जो लेटरल बॉडीज होती हैं, मीन जो तटीय क्षेत्र होते हैं किसी भी कंट्री का, वहीं से कुछ नॉटिकल मील की दूरी पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब 200 नॉटिकल मील्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कि उन्हें मतलब फ्रीडम मिलती है कि वो कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहां पर रन कर सकते हैं। लेकिन चाइना क्लेम क्या करता है कि पूरे साउथ चाइना सी पर वो अपना क्लेम जताता है। तो देखिए फिलीपींस और चाइना दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है 2012 में। तो फिलीपींस क्या करता है कि यूनाइटेड नेशंस वो जो लॉ ऑफ सी है उसके पास यूएन क्लॉज के पास जाता है और शिकायत करता है कि फिलीपींस कहता क्या है कि चाइना मेरे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कह रहा है वहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है और हमें पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है। तो परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनता है वो चाइना के अगेंस्ट में डिसीजन सुनाते हैं 12 जुलाई 2016 में। तो 12 जुलाई 2016 में चाइना के अगेंस्ट में डिसीजन तो सुनाया जाता है, लेकिन चाइना इसे मानने से इनकार कर देता है। चाइना क्या करता है कि इसे मानने से इनकार कर देता है। ना केवल पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना बल्कि जो ताइवान है, ताइवान भी उस वाले जस्टिस सिस्टम को मानने से इनकार कर देता है। अब देखिए फिलीपींस फिर से फोर्स नहीं करता है, फिर से यूएन में नहीं जाता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब शिकायत करता है तो जो आर्बिट्रेशन बॉडी है वो कहती है कि फिलीपींस और चाइना दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट है 9 डैश के रिगार्डिंग। अब ये 9 डैश होता क्या है, अब देखिए जो ग्रीन शेडेड लाइन है जो मैंने क्रिएट कर रखी है, ये वाली लाइन, ये तो ये इन सारी रीजन पर क्या करता है कि चाइना क्लेम करता है। अब आप जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे क्या है यहां पर कि आपको यहां पर फिलीपींस मिलेगा, अब फिलीपींस उसी 9 साइडेड लाइन के आसपास है, जैसे यहां पर है फिलीपींस, ठीक है। अब फिलीपींस के पास ही आप देखिए साउथ चाइना सी के पास ये 9 साइडेड लाइन चाइना क्लेम कर रहा है, इन सारे रीजन को चाइना क्लेम कर रहा है। अभी रिसेंट का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो ये पराकल आइसलैंड के रिगार्डिंग था, ठीक है, और ये इस्पाटले आइसलैंड के रिगार्डिंग है। मीन ये इन सारे डिस्प्यूट पर चाइना क्लेम हार चुका है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी में। मीन जो कोर्ट था उसने तो प्रॉपर डिनाइड कर दिया कि नहीं, आपका क्लेम यहां पर बनता नहीं है। लेकिन देखिए मलेशिया को अगर आप देखोगे तो मलेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है करे यहां पर भी चाइना क्लेम करके रखा हुआ है। फिलीपींस का है तो फिलीपींस वाले में भी क्लेम करके रखा हुआ है। मतलब जितनी भी 9 डैश लाइन है करे वहां पर चाइना खुद का क्लेम करता है और उन सारे आइसलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इनवैलिडेट करार देता है। अब देखिए चाइना ये काम तब से करता आ रहा है जब जापान, आप यहीं थोड़ा सा अगर आप नॉर्थन साइड में जाओगे तो आपको वहां पर मिलेगा जापान। तो जापान जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हार जाता है तो उसके बाद से क्योंकि उसका जापान का इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में कम हो जाता है, तो चाइना क्या करता है कि यहां पर क्लेम बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। तो देखिए वियतनाम को अगर आप देखोगे तो इसके पास एक बड़ा तट है, ठीक। तो वियतनाम और चाइना के बीच में 1949 से ही एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना ने वियतनाम पर अटैक किया था तो वियतनाम ने चाइना को हरा दिया था, मतलब चाइना वियतनाम को हरा करके जा नहीं पाया था जस्ट बिकॉज कि जो यहाँ का लैंड है, जो यहाँ की टेरिटरी है, कहने की बहुत उबड़ खाबड़ है, मतलब पहाड़ी इलाका है। तो इसकी वजह से कोई भी मतलब यहाँ पर इजीली आए, अटैक करे और इसे हरा करके चला जाए, कह रही ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो साउथ चाइना सी पर चाइना क्या कर रहा है कि इस प्रकार से क्लेम देता आ रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इन आइलैंड का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पराकल आइलैंड है, यहाँ पर स्पाइटल आइलैंड है, और हमें इनका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहीं से करें, यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि चाइना ऑन व्हाट बेसिस क्लेम करता है और 9 डैश लाइन क्या है। 9 डैश लाइन मीन कलेक्शन ऑफ आइलैंड है कि मीन कहाँ पर आइलैंड है करे उस पर क्लेम क्या करता है, चाइना क्लेम करता है कि ये पूरी टेरिटरी मेरी है। जबकि ये सभी जो आइलैंड कंट्रीज हैं,
ठीक है, जैसे मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। तो इसी के रिगार्डिंग पूरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। अब राइटर यहां पर क्या बोलते हैं, राइटर कहते हैं कि इंडिया को वहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहां पर अपनी मिलिट्री ड्रिल करनी चाहिए। वेरियस टाइप के, जैसे वियतनाम हो गया, तो वियतनाम हमसे ब्रह्मोस मांग रहा है, कह रहा है कि हमें ब्रह्मोस चाहिए। सिंगापुर हो गया, तो वो ब्रह्मोस की डिमांड मीन जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं कह रहे हैं कि इंडिया से तो ब्रह्मोस मांग रही हैं, और नवल एक्सरसाइज और एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग कि मीन पनडुब्बी को मार गिराने की क्षमता या उसमें डिफेंस करने के लिए वो रसिया से और यूएसए से मदद ले रही हैं। मतलब चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था अदर कंट्रीज से, कह रही है तो बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन आसियान कंट्रीज जो कि बहुत वीक कंट्रीज हैं उनका चाइना का विरोध करना एक बिल्कुल नई बात है, और ये चाइना के लिए एक नया टेंशन है, और इंडिया को उन आसियान कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। इस पूरे आर्टिकल में राइटर यही बात बोल रहे हैं। तो आज की डेट पे हमारे पास जितने रेलेवेंट आर्टिकल थे मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। ये बॉलीवुड के रिगार्डिंग आर्टिकल है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इथियोपिया के मेन इंटरनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है, तो इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो किसी दूसरे कंट्री का तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं, और हमने 9 लाइन को भी डिस्कस किया हुआ है इस पर मेजर फोकस करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।